बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर साहब। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी हैं मेरी सब बहनें जो किचन में काम करती हुई मुझे सुनती हैं? आपका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर दिलनशीन सिमरन का। जो छोटे छोटे जो मेरे नावल होते हैं वो किचन में लगा के साथ में काम करती हैं और साथ में सुनती हैं। तो दिलनशीन जो मैंने एपिसोडिक नावल पढ़े हुए हैं, काइंडली वो भी सुन लिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो आज भी मैंने आपकी पसंद के पेश नज़र ना एक छोटा सा नावल सेलेक्ट किया है ताकि आप काम करती करती इसको ज़रूर सुने। ये मैंने लिया है अतीका अयूब का बहारें तेरे संग। हवेली बेस्ड है, रिवेंज है, इसमें डॉक्टर बेस्ड है। डॉक्टर्स का कैंप लगता है जहाँ पे वो जाती है तो उसको पता चलता है कि उसके ये जो ददियाल है वो इस गांव से उनका ताल्लुक़ होता है, लेकिन हीरोइन को नहीं पता होता, हीरो को पता होता है। तो उसी पे बेस ये बहुत ही प्यारी छोटी सी क्यूट सी स्टोरी है। तो इसके साथ जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। इसके साथ ही मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि आप सब लोग जो एपिसोडिक नावल होते हैं, वो मैंने कभी भी कोई बहुत ज़्यादा लंबे एपिसोड नावल नहीं दिए सिवाय एक दो के। तो जो एक या दो एपिसोड के होते हैं काइंडली वो ज़रूर सुना करें, पढ़ा करें, उस पर मुझे ज़रूर रिस्पांस दिया करें, क्योंकि आप लोगों के व्यूज़ बहुत कम होते हैं एपिसोडिक नावल पे। इतनी मेहनत से मैं पढ़ती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ, तो काइंडली ज़्यादा नहीं तो एक एक दो दो मिनट का ज़रूर सुन लिया करें या जस्ट देख लिया करें, तो मेहरबानी होगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहारें तेरे संग बाय अतीका अयूब। और हाँ, आपको अगर थोड़ा सा पीछे से बैकग्राउंड में थोड़ा शोर महसूस होगा तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज मेरा जो पीकू है, तोता है, पैरट है, मेरा टॉकिंग पैरट, वो मेरे साथ ही है। तो इस वजह से थोड़ा सा उसका शोर होगा, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और साथ ही साथ मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं खाना भी साथ ही खा रही हूँ, साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रही हूँ। तो चलिए बातें ख़त्म करते हैं, नावल स्टार्ट करते हैं बहारें तेरे संग बाय अतीका अयूब। ऐसी बात नहीं है बेटा, आप मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। क्या बाप होने के नाते मैं आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला नहीं कर सकता? क्या इतना भी नहीं मेरा? वो बेबस होकर पूछ रहे थे। सामने उनकी सबसे बड़ी सबसे लाडली बेटी तनकर खड़ी थी। आज तक वो इसके मानते आए थे और आज वो उनकी नहीं मान रही थी। सॉरी पापा, मैं मानती हूँ आपके पास हक है, मगर मेरे पास भी इनकार या इकरार का हक है। मुझे इस शख्स से शादी नहीं करनी, ना ही मैं आपके ख़ानदान या जिरगे का कोई फ़ैसला मानने की पाबंद हूँ। मेरा नाम लाइबा मोहम्मद अली है। अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले मैं खुद बेहतर कर सकती हूँ। और आप पापा, आप तो बहुत प्यार करते थे ना मुझसे, फिर कहाँ गया वो प्यार? आप अपने ख़ानदान को बचाने के लिए अपनी ही बेटी की कुर्बानी दे रहे हैं। वाह, वो भी उन्हीं की बेटी थी, दलाइल देने में माहिर। एक लम्हे के लिए वो चुप हो गए। एकदम एहसास हुआ कि वो वाकई बूढ़े हो गए हैं। सामने बेटी तनकर खड़ी थी। वो अच्छा आदमी है, उन्होंने कहना चाहा। मैं अच्छी नहीं हूँ फिर, वो कहकर झटके से बाहर निकल गई। पीछे वो अकेले रह गए तो ये उनकी किस्मत में लिख दिया गया था। वो हमेशा हर मकाम पर अकेले रह जाते थे। क्या तुम सीरियसली सीरियस हो? लफ्ज़ों की तरह लहजा भी अजीब था। फराज समेत पूरा ग्रुप मुस्कुरा दिया। नहीं, मैं सिर्फ सीरियस हूँ। ये सीरियसली सीरियस कैसे होते हैं? अब वो चिढ़ा रहा था। शट अप, उसने खफा होकर कहा और मुंह फेर लिया। हेलो गाइस, कहाँ तक पहुँची तैयारियाँ? धप से किताबें घास पर फेंक कर वो खुद भी आलती पालती मारकर वहीं बैठ गई। चलो जी, लोगों को अभी तक सीरियस होने का इल्म नहीं, सीरियस होने का यकीन नहीं आ रहा, और मोहतरमा को तैयारियों की भी पड़ गई। आसिम ने आंखें घुमाकर कहा। किसको यकीन नहीं आ रहा? ज़रा मुझे मुँह दिखाना उसका। हस्बत वो चिढ़ गई। तुमने मुँह दिखाई में कुछ देना है? बड़े संजीदा लहजे में फराज ने कहा। जवाबन उसने साथ पड़ी किताब उसके घुंघरैले बालों वाले सर पे दे मारी। ये देना था, किताब मारकर वो सुकून से बोली और मज़े से फराज को देखो जो उसे घूर रहा था। मैंने नहीं कहा था? ये रिदा साहिबा मुझसे पूछ रही थी
कि सीरियसली सीरियस हो। फराज ने एक घूरी रिदा और दूसरी फातिमा मोहम्मद पर डाली। ए रिदा, सीधी तरह तैयारी करो बस, नो मोर आर्ग्यूमेंट। इन छुट्टियों में हम हर सूरत सिंध जाएंगे, उसने कतई लहजे में कहा और खड़ी हो गई। अब तुम कहाँ जा रही हो? कब से खामोश? आयशा बोली। मुझे कुछ काम है डॉक्टर, समय से आती हूँ, तेज तेज लहजे में वो कहती हुई भागी। पीछे वो सब ठंडी सांस भर के रह गए। ये कोई नई बात नहीं थी, वो फातिमा मोहम्मद थी, हवा का झोंका, एक पल में इधर एक पल में उधर। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर की स्टूडेंट, मगर जान पहचान सबसे थी। जूनियर से लेकर फाइनल ईयर तक सब उसे जानते थे अच्छी तरह। मिजाजन भी मुहिम जोयाना थी, नए से नया काम करना उसका पसंदीदा मशगला था। अब भी सर्दियों की आने वाली छुट्टियों की प्लानिंग वो कर चुकी थी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स उन छुट्टियों में अंदरूनी सिंध मेडिकल कैंप लगा रहे थे। उन मेडिकल कैंप्स का मकसद लोगों को फ्री अद्वियात फ्राहम करना और उनका चेकअप करना, और दूसरा देही इलाकों के लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने के बचाव के तरीकों से आगाह करना था। फातिमा भी उनके साथ जाना चाहती थी, क्योंकि 3rd ईयर में होने के नाते वो नहीं जा सकती थी, मगर फिर भी उसने हेड ऑफिस से इजाज़त हासिल कर ली थी और साथ में पूरे ग्रुप को भी तैयार कर लिया था। मुझे पता था मोहम्मद अली तुम नाकाम रहोगे। सर्द लहजे में बला का गुस्सा था। वो इस उम्र में भी काम गए। नहीं बाबा जान, वो ना समझ है। नहीं तो मान जाती वो। उन्होंने कुछ कहना चाहा, मगर बाबा जान ने हाथ उठाकर रोक दिया। ना समझ? तुम्हारी बेटी है, तुम पर गई है। तुम भी हमारे लाडले थे और तकरीबन अपनी बेटी वाली उम्र में ही तुमने हमारा और अपनी बहन का मान तोड़ा था। तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी लाडली है, उसने भी तुम्हारा मान तोड़ दिया। जो दिल के ज़्यादा करीब होते हैं वही ज़्यादा तकलीफ़ में डालते हैं। उनकी आवाज़ भरा गई थी, वो शर्मिंदगी से सर झुका गए। मगर एक बात कान खोल कर सुन लो, शादी होगी और ज़रूर होगी। लाइबा नहीं मानती तो अपनी छोटी बेटी को मनाओ। एक बार फिर उनकी आवाज़ में चट्टानों वाली सख्ती उतर गई थी और मोहम्मद अली के कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। फातिमा को वो तो बाबा जान, वो छोटी है अभी, और वो एक बार फिर हकला गया। बाबा जान एक झटके से उनकी तरफ मुड़े। वो तो लाइबा से भी ज़्यादा ज़िद्दी है ना? यही कहना चाह रहे हो ना तुम? और तुम्हारे तो काबू में बिल्कुल नहीं है वो, है ना? और तो और वो छुट्टियों में भी अपने बाप के घर आना पसंद नहीं करती, है ना? बाबा जान बगौर उन्हें देख रहे थे और बोल रहे थे। वो हैरान थे, उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि बाबा जान इतने बाखबर थे। क्या हुआ जो हम उनसे कभी मिले नहीं? मगर हम कभी उनसे बेखबर नहीं रहे मोहम्मद अली, हम सब जानते हैं। उन्होंने बेटे की आंखों में लिखी हैरानी पढ़ ली थी। वो मुझे गलत समझती है बाबा जान। उन्हें लगा आज वो कुछ कहने के काबिल नहीं है। वो जो समझती है सही समझती है। अफसोस मोहम्मद अली, अफसोस ना तुम अच्छे बेटे बने, ना अच्छे बाप, ना भाई। हर रिश्ते में नाकाम हो गए तुम। वो ठंडी आह भर कर बैठ गए। खैर फातिमा को मनाओ हर हाल में बस, और हमें उम्मीद है कि वो मान जाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी जैसी नहीं। सर्द लहजे में कहकर वो बाहर निकल गए और वो वहीं सुन बैठे रह गए। वो मान जाएगी क्योंकि वो तुम्हारी जैसी नहीं, अल्फाज नहीं थप्पड़ थे जो बाबा जान इस उम्र में उनके मुंह पर मार गए थे। हर चीज़ को जीतने वाले हर चीज़ से हार रहे थे। उफ, ठंड बहुत है, मुझे तो टेंशन होने लगी है। ज़ैनब हाथ मल रही थी। पूरी बस में हाहाकार मची हुई थी। हाय, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम टू एक्साइटेड। कल तक सीरियसली सीरियस पूछने वाली रिदा को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। आज 22 दिसंबर की सुबह वो निकल पड़े थे। 3rd ईयर वालों ने अपनी अलग बस करवाई थी। दोनों बसें आगे पीछे थी। ठंड बुरी तरह से हड्डियों में घुस रही थी, मगर जोश में कोई महसूस नहीं कर रहा था। पूरी बस में शोरगुल, हंसी मजाक था। सिंध जाने वाले सारे स्टूडेंट्स आला तबके से ताल्लुक़ रखते थे। ज़िंदगी की हर फिक्र से आज़ाद लोग, जिन्होंने ज़िंदगी में हर नेमत अपने पास पाई थी। ना उन्हें गुर्बत से शुरू होने वाली लाजवाल अज़ियत का अंदाज़ा था, ना ज़िंदगी की दूसरी तकलीफ़ों और तलखियों का। उनका पड़ाव घोटकी और घोटकी से मुल्हिका मुख्तलिफ गाँव में था। वो पहली बार किसी पसमानदा इलाके में जा रहे थे और उन सब के लिए जब फातिमा मोहम्मद सबसे आगे थी। ब्लू जीन्स, वाइट टी शर्ट और ऊपर ब्लैक अपर में जॉगर्स पहने, ऊंची पोनी टेल बांधे, गले में सुर्ख मफलर लपेटे, वो मेडिकल नहीं FSC की स्टूडेंट लग रही थी। सफ़ेद रंगत पर सुर्ख होती नाक, कांच जैसी ब्राउन चमकती आंखें उसकी खुशी जाहिर कर रही थी। वो मुख्तलिफ थी कॉलेज की सबसे सोशल स्टूडेंट, मगर हैरत की बात यह थी वो छुट्टियों में भी हॉस्टल में रहती थी। बहुत कम घर जाती थी। सारा ग्रुप हैरान होता था, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत किसमें थी? फातिमा, आसिम ने पीछे से आवाज़ लगाई तो वो तेज़ी से मुड़ी। क्या है? हैरत से पूछा। पीछे आओ, अंताक्षरी खेलते हैं। जवाब अली ने दिया था। वो सर हिलाती पिछली सीटों पर आ गई।
कुछ ही देर बाद पूरी बस गानों के शोर से गूंज रही थी। वहाँ हंसी थे, कह कहे थे और खुशियाँ थी। लुटा दी हमने ऐसे जिंदगी बाप की कमाई हो जैसे। रात गए उनकी गाड़ी अपने घर के पोर्च में दाखिल हुई थी। पूरा इस्लामाबाद धुंध में लिपटा पड़ा था। ऐसे ही धुंध उनके अपने अंदर भी उतर रही थी। सलाम साहिब, मुलाजिम ने उन्हें देखकर कहा। जवाबन उन्होंने सर हिलाने पर इत्तफाक किया, फिर यकदम रुके। लाइबा बीबी कहाँ है? उन्होंने मुलाजिम से पूछा। जी अपने कमरे में है, अदब भरा जवाब आया। वो सर हिलाते आगे बढ़े, फिर एकदम दोबारा रुके। फातिमा नहीं आई? कुछ सोचते हुए उन्होंने पूछा। लहजा तस्दीक करने वाला था, गोया तस्दीक कर रहे हों कि आई नहीं आई ना। जी नहीं साहिब, मुलाजिम ने भौंकला कर कहा। उम्मीद नहीं थी कि साहिब फातिमा का भी पूछ सकते हैं। वो होंठ भींचे सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए। लाइबा के कमरे के सामने से गुजरते हुए झांका। वो पुरसुकून नींद सो रही थी। वो वाकई उनके जैसी थी। एक तल्ख मुस्कुराहट उनके होंठों पर बिखर गई। ठंडा सांस भरकर वो अपने कमरे की तरफ आ गए। मेरा ख्याल है यहाँ पड़ाव डाल लेना चाहिए, फाइनल के शहरोज़ ने कहा। रात पड़ गई थी। वो सिंध की हदूद में थे, शायद घोटकी के कहीं आसपास। ये कौन सी जगह है? फातिमा ने बाहर झांका। सर्दियों की काली रात छा चुकी थी। बाहर सिर्फ तारीकी थी। कोई गांव है ये भी? अभी हम अपनी मंजिल से 3-4 घंटे दूर हैं। वहाँ जाना फ़िलहाल मुमकिन नहीं, शहरोज़ ने वजाहत की। वो सब सर हिलाते उतरने लगे, साथ ही कैंपिंग का सामान भी उतारने लगे। टॉर्च की रोशनी में बड़े बड़े दरख्त, दूर तक फैली फसलें अजीब हैबतनाक मंजर पैदा कर रही थीं। क्या कैंपिंग यहीं करनी है? फातिमा ने फाइनल ईयर के सीआर से पूछा, जो ठंड के मारे हाथ रगड़ रहा था। हाँ जाहिर है, उससे मुख्तसर जवाब दिया। मगर यहाँ बहुत ठंड है, रिदा कपकपाते लहजे में बोली। तो अब गाँव वाले तुम्हारे लिए मेहमान खाने तो नहीं बना कर बैठे? फराज ने खैमा नस्ब करते हुए जवाब देना ज़रूरी समझा। टीचर्स के खैमे लग गए थे। वो सब भी काम करने लगे सिवाय फातिमा के, जो अभी तक टॉर्च हाथ में लिए मुतजस्सिस सी इधर उधर देख रही थी। बेध्यानी में वो टॉर्च पकड़े थोड़ा आगे चली गई। खेतों में मौजूद बस्ती बहुत दूर थी। कच्चे पक्के मकानात, किसी किसी मकान पर चमकता मध्यम बल्ब। वो थोड़ा और आगे बढ़ी, फिर रुक गई। मकानों के दरमियान से ही एक किला नुमा इमारत दूर से ही बड़ी आबोताब के साथ खड़ी थी। पूरी इमारत तारीकी में डूबी हुई थी, ज़रा भी रोशनी नहीं थी। थोड़ी चांद की रोशनी में ये देवहेकल इमारत और भी खौफनाक लग रही थी। ये किसी का घर है या कोई तारीखी इमारत है? वो बड़बड़ाई। इतने पसमानदा इलाका में इतनी ऊंची वसी और रीज़ हदूद अरबे वाली इमारत। उसे फिर से तजस्सुस हुआ। तारीकी में डूबी इमारत देखकर लग रहा था शायद वहाँ कोई नहीं रहता। तो फिर ये इमारत किसकी है? क्या वाकई किसी कोई तारीखी महल है? उन्हीं सोचों में वो काफ़ी आगे आ गई थी। बस्ती अब थोड़ी ही दूर थी। उधर वो खैमे नस्ब करते थके हारे आराम के लिए लेट गए थे। हो सकता है ये किसी घोस्ट वगैरह की मलकियत हो। अब के सोचों ने नया रुख बदला। रात के 10 बजे थे, मगर सर्दी की वजह से तारीकी बहुत ज़्यादा थी। भूत? ओ गुड, एक्साइटेड। हो सकता है आज मेरी भूतों से मिलने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो पुरजोर से आगे बढ़ती कि कैंप बहुत दूर रह गए थे। वो बस्ती के सामने पहुंच गई थी। बस्ती सामने आते ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाती आगे बढ़ गई। अंधेरे में उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया था। टॉर्च हाथ से छूटकर गिरी और चिची किची हो गई। ओ शिट, डैम इट। उसने सारा गुस्सा उस पत्थर पर निकाला जिससे पाँव उलझा था। फिर जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन की। यकदम उसे अपने पीछे किसी सरसराहट की आवाज़ आई। जहाँ खड़ी थी वहीं जम गई। फिर आहिस्ता से मुड़ी और धक से रह गई। सामने 2 बड़े मुंह वाले कुत्ते पूरा मुंह खोले खड़े थे। शायद वो टॉर्च के गिरने की आवाज़ सुनकर आ गए थे। उसके मुंह से ज़ोरदार चीखें बरामद हुई थी। साथ ही उससे दौड़ लगा दी। हेल्प हेल्प हेल्प, वो चीखी। कई घरों की लाइट्स ऑन हुई थी। कुत्ते उसके पीछे थे। उसकी जीन्स का पांचा कुत्ते के मुंह में आ गया था। वो जितना ज़ोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाई। अब एहसास हुआ था कि वो कैंप से बहुत दूर आ गई थी। दूसरा पांचा भी दूसरे कुत्ते के मुंह में आ गया। वो पूरी शिद्दत से चिल्ला रही थी। तभी फायरिंग की आवाज़ आई। गोली की कुत्ते को लगी थी। वो वहीं गिर गया। दूसरा भाग गया था और वो खुद भी वहीं गिर गई थी। झाड़ियों से कुत्ते के भागने की वजह से टांग से खून रस रहा था। मुड़कर उससे फायरिंग करने वाले को भी नहीं देखा। आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। आंखों पर रोशनी पड़ने पर उसने ऊपर देखा था। रोशनी दिखाने वाला नहीं, सिर्फ रोशनी नजर आई थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? गंभीर आवाज़ में पूछा गया था। पूछने वाला अब करीब ही बैठ गया। बंदूक एक तरफ रख के वो उसकी तरफ मुड़ा। मैं उससे बोला नहीं गया था, हाथ टांग पर था। ओह तुम जख्मी हो, वेरी सैड। ये कुत्ते एचडी में ऊपर हमला करते हैं, उसने तासुब से कहा और उसका हाथ पीछे करके जख्म देखने लगा। वो अपने आंसू साफ कर रही थी। मुझे वापस जाना है, उससे भराई हुई आवाज़ में कहा। मुकाबले ने चौंक कर सर उठाया, फिर साकित हो गया। टार्च की रोशनी में गालों पर बिखरते आंसू, भीगी कांच की आंखें,
वापस वापस कहाँ जाना है, उसने पूछा। कैंप में, उसने कहा। निचला होंठ दांतों तले था। ओह, कोई ट्रिप आया है क्या? कहाँ ठहरा है? उसने तवील सांस लेकर पहुंचा। गांव से थोड़ी दूर। वो तकलीफ से होंठ भींच रही थी। ओह ओके, उठो, तुम्हारी बैंडेज कर देता हूँ, फिर छोड़ आऊँगा। उसने अपना हाथ आगे किया। वो हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, गन उठाकर उससे कंधे पर डाली और आगे बढ़ गया। वो साथ ही घिसटती जा रही थी। कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? वो कुछ ख्याल आने पर उससे पूछा। घर, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मुझसे चला नहीं जा रहा, उसने रोहान से लहजे में कहा। अब के वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे सहारा दिया। जीन्स, शर्ट और अपर में। अगर गांव वाले इस लड़की को इस हुलिये में देख लें तो। वो तसव्वुर करके मुस्कुरा दिया। वो होंठ भींच गई। उसे उलझन हो रही थी। इतनी डरपोक और बुज़दिल तो नहीं थी वो। थोड़ी देर बाद वो उसी शानदार इमारत के सामने खड़े थे। उसे एकदम याद आया कि वो इसी इमारत के पीछे आई थी, मगर अब वो तारीकी में डूबी हुई नहीं थी, बत्तियां जल रही थी। ये तुम्हारा घर है? वो उसे उस कभी हैकल गेट की तरफ बढ़ता देखकर बोली। जी हाँ, उसने फिर मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद बात बात पे मुस्कुराना उसकी आदत थी। ओ, उसने मुंह से ठंडी सांस निकल गई। अंदर खामोशी का राज था। गेट से दाखिल होते ही उसे पोर्च में खड़ी गाड़ियां नजर आई थी। साइड पर वसी और रीज लॉन भी था। पोर्च की आगे शानदार किला इमारत थी। वो पोर्च की तरफ बने छोटे कमरे की तरफ बढ़ा था। अंदर दाखिल होकर उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा, जबकि वो खामोश नज़रों से इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वो आकर नीचे बैठा और बैंडेज करने लगा। तब उसने बगौर सामने वाले का जायज़ा लिया। ब्लैक शलवार सूट पर पहनी गई ब्लैक जर्सी में उसका लंबा कद बैठने की हालत में भी नुमायां हो रहा था। माथे पर बिखरे स्याह बाल, खड़ी नाक। वो अच्छा खासा खूबसूरत शख्स था और पढ़ा लिखा भी लग रहा था अपनी गुफ्तगू से। तुम कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ क्यों रहते हो? जख्म को थोड़ा सुकून हुआ तो उसने सवालों की बरसात कर दी। वो फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर रहा था। अब उसके सवाल सुनकर एक बार फिर मुस्कुराया था। दोनों गालों में गड़े उभरे थे। मेरा नाम शाजिर है, शाजिर सिकंदर, और मैं यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। वो बॉक्स दोबारा अलमारी में रख रहा था। ओ, असल में मैं तुम्हारा घर देखने के लिए कैंपिंग वाली जगह से आगे आ गई थी। मैं हैरान थी कि इतने पसमानदा इलाके में इतनी शानदार इमारत, और तुम्हें देखकर और भी हैरान हो गई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी कोई एजुकेटेड शख्स मिल सकता है। उसने आदत के मुताबिक साफ बात बताई। वो टांग मोड़कर अलमारी से टेक लगाए खड़ा था, दोनों हाथ सीने पर बांधे, मुस्कुराते हुए उसकी बात सुन रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एजुकेटेड हूँ? वो दिलचस्पी से बोला। सामने बैठी लड़की काफ़ी मुख्तलिफ लगी थी उसे। बड़े आराम से वो बेखौफ होकर रात के उस पहर एक जवान आदमी के साथ सवाल जवाब कर रही थी। अगर गांव वाले या हवेली वाले देख लेते तो। वो बगौर उसे देख रहा था। तुम्हारी गुफ्तगू से पता चला और तुम्हारे बैंडेज करने से, उसने उलझे से लहजे में कहा। वो उसकी बेवजह मुस्कुराहट में उलझ रही थी। गुड, उसने दाद दी। क्या करते हो तुम? मेरा मतलब है कितना पढ़े हो? उसने अगला सवाल किया। वो मुड़कर अब हीटर ऑन कर रहा था। मैं डॉक्टर हूँ। जॉब तो शहर के अस्पताल में है, मगर यहाँ गांव में भी क्लिनिक है। हीटर ऑन करके उससे दोबारा अलमारी खोली थी। वो इलेक्ट्रिक केटल निकाला था। ओह वाह, ग्रेट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम डॉक्टर भी हो सकते हो। हैरत और जोश से उसकी आवाज़ बुलंद हो गई। वो मुस्कुरा दिया। क्यों? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? इलेक्ट्रिक केटल में पानी डालकर उसका स्विच ऑन कर दिया था। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इस पसमानदा से इलाके में। वो अभी कह रही थी कि उसने हाथ उठाकर रोक दिया। माइंड इट, ये पसमानदा इलाका नहीं है, उसने सख्ती से कहा। वो बेख्तियार चुप हो गई। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा। मैं तो बस, उससे फ़ौरन अपनी आदत के मुताबिक गलती तस्लीम कर ली। वो एक बार फिर मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने जस्ट तुम्हें बताया है। वो उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट लौट आई थी। वो चाय बना चुका था। तुम्हें पता है मैं भी मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। उसने चाय का मग पकड़ते हुए इंकशाफ किया, मगर सामने वाले चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मैं जानता हूँ, वो मुस्कुरा कर बोला और उसके सामने ही बैठ गया। क्या? तुम कैसे जानते हो? उसने हैरत से पूछा। एकदम ख्याल आया था कि कहीं वो भूत तो नहीं। ख्याल आते ही वो सिमट सी गई। रात के इस पैर उसकी मदद करने वाला, इस अजीब सी हवेली में लाने वाला और फिर सब कुछ जानने वाला, ये तो भूत ही हो सकता था। खौफ की लहर उसके पूरे वजूद में दौड़ गई। मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो, वो हंसते हुए बोला। शायद वो उसका चेहरा पढ़ पा रहा था। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही। उसने खुद को संभाला। हा हा हा, वो खुलकर हंसा। इनफैक्ट तुम्हारे शोल्डर पर किंग एडवर्ड का कार्ड चस्पा है।
उसी से पता चला मुझे, उसने हंसते हुए वजाहत की। फातिमा के हलक से बेख्तियार तवील सांस निकली। और कोई नहीं है क्या तुम्हारे घर में? फातिमा ने चाय का घूंट लेते हुए अगला सवाल किया। है ना, अम्मी हैं, फूफो हैं, काका जान हैं, काकी जान, आगा जान और मेरे कज़न्स, उसने मुस्कुराते हुए बताया। और तुम्हारे फादर? फातिमा ने चौंक कर पूछा। पूरी लिस्ट में उसके फादर का नाम नहीं लिया था। शाहज़ाद के चेहरे पर एकदम दुख भरी संजीदगी उभर आई। वो हयात नहीं है, उसने आहिस्तगी से कहा। ओ आई एम सॉरी, वो बेख्तियार बोली। कमरे में कुछ लम्हों के लिए सकूत छा गया था। तुम्हारा नाम क्या है? खामोशी शाहज़ाद ने तोड़ी। ये उसका अब तक के अरसे में उससे पहला सवाल था। फातिमा, उसने बताया। पूरा नाम बताओ, आधा नाम इंसान की पहचान नहीं होता। उसकी मुस्कुराहट एक बार फिर लौट आई थी। फातिमा मोहम्मद, उसने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। ओह नाइस नेम, वो पुस्ताइश लहजे में बोला। फातिमा की मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम अकेली इस तरफ? अकेली आने वाली जगह नहीं है, ये खासे ख़तरनाक इलाके हैं। उसने उसकी बात का रुख मोड़ा। मैं बस इस इमारत को देखने के शौक़ में फंसी हूँ, उसने लंबा सांस लेकर कहा। मगर मैं नहीं जानती थी कि यहाँ इतने ख़तरनाक कुत्ते हैं। तुम मेरी चीखें सुनकर जागे थे क्या? फातिमा ने पूछा। हाँ, मैं समझा गाँव का कोई आदमी फंस गया है, उसने वजाहत की। फातिमा चाय ख़त्म कर चुकी थी। क्या तुम मुझे छोड़ आओगे वापस? मग रख कर उसने पूछा। श्योर, वाई नॉट। वो भी मग रख के खड़ा हो गया, फिर हाथ बढ़ाकर उसे खड़ा किया। ठहरो, ठंड बहुत है, बाहर में शॉल लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, वो तेज़ तेज़ लहजे में कहता बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो हाथ में सुर्ख सिंधी कढ़ाई वाली शॉल थी। ओह, ये बहुत खूबसूरत है, वो शॉल उसके कंधे पर डाल रहा था जब वो बेख्तियार बोली। वो हौले से हंस पड़ा। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फातिमा ने झटके से सर ऊपर उठाकर देखा। शायद उसे इस फिक्र की उम्मीद नहीं थी, मगर मुकाबिल के चेहरे पर बला का सुकून था, यूं जैसे उसे खबर ही ना हो कि वह क्या कह गया है। चलें? उससे फातिमा की आंखों के आगे हाथ हिलाया। हाँ चलो, वो होंठ भींच के पीछे चल दी। गाड़ी में बैठते ही गरमाइश का एहसास हुआ था। थोड़ी देर बाद वो कैंपों के करीब पहुंच गए थे। थैंक यू सो मच शाहज़र, उसने पहली बार उसका नाम लिया। अगर तुम ना होते तो कोई और होता यकीनन। एंड प्लीज़, आई डोंट लाइक फॉर्मेलिटीज़, ये थैंक यू, वेलकम वगैरह वगैरह मुझे पसंद नहीं। उसने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी। यू आर सो स्वीट, रियली, स्पेशली योर स्माइल। फातिमा ने बेख्तियार उसकी मुस्कुराहट को सराहा। वाकई उसके मुंह पर मुस्कुराहट बहुत सजती थी, शायद इसलिए वो इतना ज़्यादा मुस्कुराता था। फातिमा की बात पर उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अब मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कहूँगा, उसने कहा। फिर दोनों हंस पड़े। क्या हम फिर मिल सकते हैं? फातिमा ने बेख्तियार होकर पूछा। उसे खुद अपनी कैफियत समझ में नहीं आ रही थी। आज तक वो इतनी शिद्दत से किसी की तरफ माइल नहीं हुई थी। कॉलेज में किसी की मजाल नहीं थी कि वो उसे कोई कुछ कह देता। एक बार वैलेंटाइन डे पर एक लड़की ने उसे फूल देने की जुर्रत कर ली थी, फिर तो सबके सामने उसकी जो इज़्ज़त अफजाई उसने की थी, उसके बाद सब फातिमा मोहम्मद का नाम सुनकर कानों को हाथ लगाते। मगर आज श्योर, वाई नॉट, मुझे खुशी होगी तुमसे दोबारा मिलकर। वो फिर मुस्कुरा रहा था। या अल्लाह, उस शख्स की मुस्कुराहट। फातिमा ने उसका फ़ोन नंबर लिया, फिर उसे दावत दी कि वो भी उनका कैंप ज्वाइन करके उन्हें गाइड करे, क्योंकि वो इस इलाके का रहने वाला था। उसने मुस्कुराते हुए ये पेशकश भी कबूल कर ली। ओके बाय, गुड नाइट, वो कहकर गाड़ी से उतर गई। बाय, शब बखैर। शाहज़ाद ने गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। वह देर तक वहीं खड़ी उसकी गाड़ी को धुंध में गुम होता देखती रही। फिर कुछ ख्याल आने पर उसने कंधे पर पड़ी शॉल थामी। वो शॉल वापस नहीं लेकर गया था और फातिमा ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार शाल ओढ़ी थी। शाल अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट कर वो कैंप की तरफ बढ़ गई। उसका नया नया ताज़ा एडवेंचर इतना बुरा भी नहीं था। फातिमा बीबी तो सिंध गई हैं साहब, किसी ट्रिप वगैरह के साथ, हॉस्टल का चौकीदार मोदेबाना लहजे में बता रहा था। सिंध? उनके मुंह से बेयकीनी से निकला। वो इस्लामाबाद से लाहौर आए थे फातिमा के लिए। जी जी साहब, वो बहुत सारे लोग गए हैं, चौकीदार बौखला गया। सिंध के किन इलाकों में गए हैं? उनका लहजा तशवीश से पुर था। पता नहीं साहब, हम वार्डन को बुलाते हैं, उनसे पूछ लें, चौकीदार ने कहा और मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो लौटा तो साथ में एक उधेड़ उम्र औरत थी। वो मेडिकल कैंप लगाए हैं उन्होंने घोटकी के इलाके में, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, वार्डन बता रही थी। और वो बस घोटकी पे अटक गए थे। घोटकी? बमुश्किल उनके मुंह से निकला। जी, घोटकी में और घोटकी के गिरदोनवा में। वार्डन ने एक और बम उनके सर पर फोड़ा। वो सर पकड़ कर रह गए। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? वार्डन और चौकीदार इकट्ठे बोले। हाँ, वो आहिस्ता से बोले और फिर मुड़ गए। ये बात तय थी कि फातिमा ने हमेशा वो काम करना होता है जो वो नहीं चाहते।
वो बेबस होकर गाड़ी चला रहे थे। अभी तो उन्होंने फातिमा से बात भी नहीं की थी और बात करने से पहले ही वो शेरों की कछार में पहुंच चुकी थी। कितना हैंडसम है ना शाजिर। रिदा दूर फराज के साथ खड़े शाजिर को देखकर बोली, हैंडसम भी और स्वीट भी, ये आयशा थी। फातिमा चुपचाप उनके तबसरे सुनती जा रही थी। और बहुत अच्छा गाइड भी तो है, कितना घुल मिल गया है। कल तो प्रोफेसर समय भी तारीफ कर रहे थे। ये नम्रा थी। शाजर पे वो मुहावरा पूरा उतरता था, आ गया और छा गया। पिछले 3 दिनों से वो उनके साथ था। उनके साथ उसने 4 देहातों में कैंप लगाया, उनकी रहनुमाई की, यहाँ के लोगों की नफ्सियात से आगाह किया, उनसे कैसे पेश आना था, क्या करना था, इस सब में वो उनके साथ था। अपनी मखसूस मुस्कुराहट, नरम लहजे और सुनहरी आंखों के साथ वो हर किसी के दिल में उतर गया था। हर बंदे के मुंह पर उसकी तारीफ थी, मगर फातिमा चुप चुप थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये सब। जब से शाजिर उनके साथ था, 2-4 आम सी बातों के अलावा उन दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। वो हर किसी को वक्त दे रहा था बराबर। आज वो घूट के आए थे, इरादा था कि आराम करेंगे। पिछले 3 दिनों से वो पिछले हर गांव में कैंप लगाकर आए थे। क्या हुआ तुम्हें? रिदा ने उसका शाना हिलाया। कुछ नहीं, वो बेजारी से बोली। बड़े दिनों बाद सूरज निकला था। सुनहरी धूप जिस्म को सुकून बख्श रही थी। फराज और शाजी सब लड़कों समेत उनकी तरफ ही आ रहे थे। क्या ख्याल है क्रिकेट मैच हो जाए? फराज ने आकर कहा। वो सब पुरजोश होकर खड़ी होंगी, अलबत्ता फातिमा वहीं बैठी रही। शाहजहां ने गहरी नज़र उसके बेजार चेहरे पर डाली। क्या हुआ तुम्हें? वो पूछे बिना न रह सका। फातिमा ने चौंक कर उसे देखा, फिर मुंह फेर लिया। क्या हुआ? वो वहीं चटाई पर उसके पास बैठ गया। बाकी सब भी मतवजा हो गए। पता नहीं क्या हुआ, इसे चुप चुप फिर रही है, रिदा ने कहा। फराज, अली और बाकी सब भी वहीं बैठ गए। क्या हुआ फातिमा? वो सब परेशान हो गए थे। वही तो जानती उनके ग्रुप की। कुछ नहीं, बस वैसे ही, उसने झुके सर के साथ कहा। शाजिब बहुत उसे देख रहा था। नहीं, कुछ तो हुआ है, बताओ ना प्लीज़। अली स्टार कर रहा था। कुछ नहीं हुआ यार। वो खड़ी होगी। 1 मिनट में उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। एक बंदे के पीछे वो अपने इतने प्यारे दोस्तों का दिल नहीं दुखा सकती थी। चलो क्रिकेट खेलते हैं, वो मुस्कुराते हुए बोली। उन सब ने याहू का नारा लगाया। वो आयशा, अली, कमाल, अहमद, राबिया, फ़िज़ा एक टीम थे। शाजिर, फराज, शहरोज़, रिदा, नादिया, लारैब, उसामा, अदनान दूसरी टीम। बाकी सब नाजरीन का किरदार अदा कर रहे थे। शाजिर की टीम बैटिंग के लिए आई। फराज और शाजिर दोनों ओपनर आए थे और खूब स्कोर कर रहे थे। दोनों की जोड़ी जमकर पिच पर खड़ी थी। आउट ही नहीं हो रहा था कोई। अली की गेंद पर शाजिर ने शॉट लगाया और रन लेने के लिए भागा। दूसरी तरफ से फातिमा गेंद पकड़ने के लिए आगे को भागी और पिच के ऐन दरमियान में शाजिर से टकराकर बुरी तरह नीचे गिरी। शाजिर वहीं रुककर उसके पास बैठ गया। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तुम ठीक हो? वो माजरत कर रहा था। उधर से अली ने गेंद विकेट पर फेंक कर उसे रन आउट कर दिया। ग्राउंड में हु हु का शोर मच गया। तुम आउट हो गए हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें अपना रन बनाना चाहिए था, फातिमा ने उसे याद दिलाया। इट्स ओके, विकेट तुमसे ज़्यादा अहम नहीं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता। वो तवील सांस लेकर बोला। फातिमा साकत खड़ी रह गई। वो वापस जा रहा था। उसकी जगह नादिया आ रही थी खेलने। वो वहीं खड़ी थी। फातिमा, पोजीशन संभालो। अली की आवाज़ पर वो होश में आई। 10-10 ओवर का मैच था। बैटिंग के बाद वो फ़ौरन दोबारा स्टार्ट करना चाहते थे, मगर शाजिर 15 मिनट का वक्फा ले रहा था। क्या यार, 15 मिनट में क्या करना है तुमने? फराज चिढ़ा। मुझे नमाज़ पढ़नी है, उससे बता ही दिया। एक लम्हे के लिए वो सब चुप हो गए। ओह अच्छा ठीक है, फराज ने कहा। वो मुड़ गया था। फातिमा हैरत से उसे देख रही थी। नमाज बड़ा अजनबी सा लफ्ज़ लगा था उसे नहीं याद था कि उससे कभी खुद नमाज पढ़ी हो। वो सब टोलियां बनाकर वहीं बैठ गए थे, मगर फातिमा उस तरफ आ गई जहां वो चटाई पर नमाज पढ़ रहा था। वो सजदे में था। इतना ऊंचा लंबा शख्स कैसे झुका पड़ा था? वो चुपचाप देखने लगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता, कुछ देर पहले कहा गया। उसका फिक्रा उसे याद आया। वो पूरे नमाज से नमाज पढ़ रहा था। वो हर काम इतने ही नमाज से करता था, पूरी तवज्जो के साथ। जिस चीज़ पर तवज्जो दे देता उसे संवार देता, इर्द गिर्द सब भूल जाता। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। 3 रात पहले उसने शाल उड़ाकर कहा था। ओ शाल, उसे याद आया। शाल तो अब भी उसके पास थी, उससे वापस ही नहीं की थी। वो सलाम फेर रहा था। सलाम फेरने के बाद मुड़ा। एक लम्हे के लिए उसे वहाँ बैठा देखकर वो हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। यहाँ क्यों बैठी हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं वो बस वैसे ही, इनफैक्ट मुझे वो शॉल वापस देनी थी तुम्हें। उसने बात बनाई। ओ प्लीज़, वो तुम्हारी शॉल है। अब उसने मना किया वापस करने से। नहीं नहीं, मैं तो ओढ़ती ही नहीं ये शॉल्स वगैरह, वो फ़ौरन बोली। अब ओढ़ लेना। वो मजबूत लहजे में कहता खड़ा हो गया। उसके पास जवाब में कहने के लिए कुछ ना बचा था। वो इतनी कतियत से कहता था कि सामने वाले के पास इनकार का जवाब ही न रहता था। चलो चले। वो खड़ा हो गया। वो भी खड़ी हो गई। बहुत खूबसूरत है घोट की, फातिमा ने कहा। और वो साथ साथ चल रहे थे। हाँ, मगर तुमसे कम, उसने मुस्कुराते हुए उसी रात की बात
दोहराई। वो चलते चलते फिर साकित हो गई और बेयकीनी से उसे देखा, मगर वो उसे नहीं देख रहा था। वो सीधा चल रहा था, वही बेनियाजी थी चेहरे पर, जैसे कुछ कहा ही ना हो। चलो, रुक क्यों गई? वो मुड़ा। फातिमा ने बगौर उसे देखा। सुनहरी आंखें धूप में चमक रही थी। बेहद लंबी पलकों का जाल। वो जादूगर था। बाकी कोई जज्बा था इन आंखों में, मगर चेहरा बेनियाज था। आंखें कह रही थी, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। और चेहरा कह रहा था कि मुझे तो ये भी नहीं पता तुम यहाँ रुक क्यों गई। हेलो, उसने हाथ हिलाया। वो होश में आई। हाँ हाँ चलो, वो बौखला कर बोली और चलने लगी। अगर मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊँ दोबारा, तुम चलोगी? उसने एकदम कहा। वो हैरान होकर उसे देख रही थी और वो इन कांच की आंखों से नज़र चुरा रहा था। देखूंगी, वक्त मिला तो। उसने बात वक्त पर छोड़ दी। वो मुस्कुरा दिया। अब वो फराज लोगों के करीब पहुंच चुके थे। मैच शुरू हो गया दोबारा, मगर बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। मैच के बाद प्रोफेसर्स ने दो टीमें बना दी। एक का काम वहाँ मेडिकल कैंप लगाना और दूसरी का लोगों के घर घर जाकर उन्हें ना सिर्फ कैंप तक लेकर आना, बल्कि उनको मुख्तलिफ बीमारियों के मुतालिक आगाही भी देना। लोगों के घर जाने का काम थर्ड ईयर को सौंपा गया और शाजिर को उनका गाइड बनाया गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था इतना मज़ा आएगा कैंपिंग में। रिदा चलते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। तुम सोचती भी हो? वाह, अमेजिंग, इट्स न्यू इन्फॉर्मेशन। फराज ने फ़ौरन लफ्जी हमला किया। वह सब हंस पड़े। शट अप, तुम तो चलती हो मेरी IQ पावर से, रिदा ने मुंह बनाकर कहा। IQ पावर? हा हा, लगती तो नहीं आइंस्टाइन। फराज चिढ़ा रहा था और वह चिढ़ रही थी। स्टॉप इट फराज, कम अज़ कम तुमसे तो ज़्यादा ही मार्क्स होते हैं रिदा के। और एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में रिदा ही थी जिससे तुम्हें नकल करवाई। फातिमा ने रिदा का साथ दिया तो वो खिल उठी। देखा, फातिमा को पता है। उससे फ़ौरन फराज को जिताया। यूं ही बातों बातों में वो गाँव पहुँच गए। दो दो की टीम बनाकर वो अलग अलग घरों में जाने लगे। तुम मेरे साथ आ जाओ शाजिर, फराज ने कहा। नहीं, मैं फातिमा के साथ हूँ, उसने मुस्कुराकर माजरत की और हैरान खड़ी फातिमा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। पीछे वो सब मुंह खोले खड़े थे। क्या तुम लोगों ने वही देखा जो मैंने देखा? अली ने पूरी आंखें खोलकर ख्वाबनाक लहजे में कहा। हाँ, हम सब ने देखा। उसने फातिमा का हाथ पकड़ा और फातिमा ने उसे थप्पड़ नहीं मारा। आयशा बेयकीनी से कह रही थी। अलबत्ता फराज मुस्कुरा रहा था। ले वेट, चलो काम शुरू करो। फराज के कहने पे वो भी दो की टीम बनाने लगा। सलाम शाजिर साहब, बूढ़ी सी आवाज़ पर वो दोनों चौंक कर मुड़े। वालेकुम अस्सलाम कदीर खान, कैसे हो बाबा? शाजिर गर्म जोशी से इस मैले कुचैले बुड्ढे के गले लग गया। फातिमा को कराहियत सी हुई। ये पता नहीं कौन था। इस घोटकी में भी शाजिर को जानता था। हालांकि शाजिर का गांव तो घोटकी से काफ़ी फासले पर था। कुछ देर बाद वह मिल मिलाकर फारिग हुआ और पलटा। सॉरी, उससे माजूरत की। इट्स ओके। ये कौन था? उसने हैरत से पूछा। यहाँ मेरा ननिहाल है घोटकी में, मेरे ननिहाल में मुलाजिम था ये, उसने वजाहत की। तो वो सर हिलाती ये घर में दाखिल हो गई। सब लोग शाजिर को जानते थे वहाँ। वो जिस घर में भी गई सब बहुत इज्जत मोहब्बत और प्यार से मिले। सामने फिर शाजिर के घर जैसी ही शानदार इमारत थी। ये तुम्हारे नाना का घर है राइट? उसने फ़ौरन अंदाज़ा लगाया। वो हंस पड़ा। हाँ आओ, उसने कहा और अंदर ले आया। शानदार और जदीद तरीके से सजी हवेली, खूबसूरत फर्नीचर, जगह जगह लगे पर्दे, इससे तो कोई महल लग रहा था। झुककर सलाम करते मुलाजिम और मुलाजमाएँ शाजिर से सीधा अंदर ले आया। बाबा जान किधर हैं खान? वो मुलाजिम से पूछ रहा था। घर पर ही हैं, मगर तैमूर साहब घर पर नहीं हैं, मुलाजिम ने बताया। वो सर हिलाते आगे बढ़ गया। अरे, शाजिर आया है। राहदारी में खुश शक्ल सी लड़की मिली उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं भाभी? वो इस लड़की के सर पर प्यार दे रहा था और भाभी भी कह रहा था वालेकुम अस्सलाम। भाभी ने खुशदिली से कहा। फिर हैरानी से पैंट शर्ट में मलबूस बिना किसी दुपट्टे के उस लड़की को देखा। ये फातिमा है भाभी, लाहौर से आई है अपने कॉलेज वालों के साथ। यहाँ दवा वगैरह का कैंप लगाया है, आपको इनवाइट करने आई है कि आप भी कैंप में आकर फ्री चेकअप करवाएं, तैमूर के पैसे बचाएं। वो हंसते हुए तारुफ करवा रहा था। ओह अच्छा, खुश आमदेद। नमाज के स्टाइल में लिपटे दुपट्टे वाली वो लड़की फातिमा खुश आमदेद कह रही थी। फातिमा आहिस्ता से मुस्कुरा दी। और फातिमा, ये मेरी भाभी हैं, मेरे कज़न की वाइफ, उसने फातिमा को बताया। नाइस टू मीट यू, उसने मुस्कुरा कर हाथ मिलाया। चलें, उसने शाजिर को वापसी का कहा। उसे वहशत हो रही थी इस जगह पर। अरे नहीं नहीं, खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हो? भाभी ने हाथ पकड़ कर रोका। नहीं भाभी, फिर आएंगे, सबको दावत दी तो सोचा आपको भी देते जाए। शाजिर उसका चेहरा पड़ चुका था जब भी भाभी से माजरत की खुदाफिज कहकर पलट आया। अभी वो राहदारी से निकल ही रहे थे कि सामने एक बुजुर्ग आ गए। सफ़ेद सूट, पिशावरी चप्पल, हाथ में छड़ी और बारोब चेहरा। शाजिर उनको देखकर रुक गया। वो भी मजबूरन रुक गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। शाजिर उनके गले लग गया था, मगर उनकी आंखें फातिमा पर थी। साकत, बेतासुर, वो बेख्तियार घबरा सी गई।
वालेकुम अस्सलाम, तुम आज कैसे रास्ता भूल गए? उन्होंने मुस्कुराकर नवासे का शाना थपका, मगर आंखें अब भी फातिमा पर थी। शाहजन ने वही तारुफ करवाया उसका जो भाभी से कराया था। बाबा जान ने आगे बढ़कर अपना नहीफ हाथ उसके सर पर रखा। उनका हाथ कांप रहा था। फातिमा भी साकत थी। पहली बार किसी ने उसके सर पर यूं मान से हाथ रखा था। उसने घबराकर सर उठाया। आंखें बाबा जान की आंखों से मिली। उसे लगा बाबा जान की आंखें नम थी। जीती रहो, खुश रहो। उन्होंने सर थपककर हाथ हटा लिया। वो कुछ ना बोल सकी। अजीब सी कैफियत हो रही थी उसकी। शाहजन ने बाबा जान से इजाज़त मांगी, मगर उन्होंने हाथ उठाकर रोक दिया। जानता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्दी है जाने की, उन्होंने शाहजर से कहा। फिर फातिमा को देखा। मगर ये बेटी पहली बार आई है, ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने देंगे ना, उन्होंने कहा और साथ ही मुलाजिम को आवाज़ दी। फातिमा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, मगर बाबा जान ने हाथ उठाकर रोक दिया। कुछ देर बाद मुलाजिम हाथ में चंगेर पकड़े आया। बड़ी सी थाल जैसी चंगेर में चादर थी। उन्होंने शीशों वाली मैरून चादर उसके हवाले की। वो इनकार करना चाहती थी, साफ साफ मना करना चाहती थी, मगर ना कर सकी। उसने कभी दुपट्टा तक ना सर पे लिया था। चादर तो कहाँ लेनी थी, मगर फिर भी उसने पकड़ ली। शुक्रिया, मध्यम लहजे में कहकर उससे चादर थाम ली। बाबा जान ने दोबारा हाथ उसके सर पर रखा और फिर आगे चले गए। जबकि वो अजीब कैफियत में घिरी शाहजर के साथ बाहर आ गई। हाय, कितनी प्यारी चादर है। वो सब की सब चादर पर पुल पड़ी। काश मैं चली जाती शाहजर के साथ। रिदा को नया सदमा लाहिक हुआ। ए मैडम, वो खुद फातिमा को लेकर गया था, तुम कहाँ से चली जाती? नादिया ने उसे ख्वाबों से बाहर निकाला। रात के वक्त वो कैंप में थी और चादर पर तबसरे हो रहे थे। अलबत्ता जिसे चादर मिली थी वो बिस्तर पर गिरी पड़ी थी। तुम्हें नहीं लगता कि फातिमा कुछ अजीब हो गई है? आयशा दूर की कौड़ी लाई। इस खैमे में सिर्फ लड़कियां थी और समझ रही थी कि फातिमा सो गई है। खैर, वो तो शुरू से ही अजीब व गरीब है। सारा को आयशा की बात से हमेशा ही इख्तलाफ होता था। मगर तुम कुछ भी कहो, कोई ना कोई बात ज़रूर है। तुमने नोट किया शाहज़ फातिमा का बहुत ख्याल रखता है। आयशा अब भी इस बात पर कायम थी। हाँ, ये तो मैंने भी। बात रिदा के मुंह में ही रह गई। फातिमा उठकर बैठ गई। वो सब डर गई, मगर जब फातिमा ने कानों में लगे हेडफोन उतारे तो बेख्तियार उन सब ने सुकून का सांस लिया। हेलो, क्या बातें हो रही हैं? वो बोली। कुछ नहीं, हम ये चादर देख रहे थे, बहुत खूबसूरत है। रिदा ने फ़ौरन बात बदली। हाँ, वो तो है। उसने सर हिलाया और उठ खड़ी हुई। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? आयशा ने पूछा। मुझे कुछ काम है, आती हूँ। हमेशा की तरह वो बात छुपा गई। अलबत्ता कान जैसी आंखों में पहली सुर्खी बता रही थी कि वो परेशान थी। बाहर आई तो नज़र आग के गिर्द बैठे फराज लोगों पर पड़ी। उसे देखते ही उन्होंने हाथ हिलाया। उसने भी जवाबन हाथ हिला दिया और साथ साथ ही देख भी लिया कि शाज़र वहाँ नहीं था। वो करीब आ गई। शाज़र कहाँ है? उसने फराज से पूछा। वहाँ मौजूद सबके होंठों पर मैनी खेज़ मुस्कुराहट फैल गई, जिसे सब ने फ़ौरन ही छुपा लिया। वो नमाज़ पढ़ रहा है पीछे, फराज ने इशारा करके बताया। वो सर हिलाती खैमों के पीछे आ गई, जहाँ वो अकेला रुकू में था और वो साकित खड़ी उसे देखती रही। पूरे चांद की रोशनी में उसके पुरकशिश चेहरे पर बला का सुकून था। वो पूरी तवज्जो से नमाज में मगन था। क्यों है ये इतना पुरसुकून, इतना ठंडा? उसे उलझन होने लगी। आखिर ऐसा सुकून मुझे क्यों नहीं मिलता? मगर उसके पास उसके फैमिली है, इतने प्यारे लोग हैं, और मेरे पास? वो सोचे जा रही थी। फैमिली, ये वो चीज़ थी जिसके लिए वो अपनी 21 साल ज़िंदगी में पल पल तरसी थी। पापा जो हो के भी उसके ना थे, और नाना दादा पता नहीं कहाँ थे। वो सब लोग, उसे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि उसका ख़ानदान है। अपनी इस महरूमी को वो हमेशा अपने अंदर दफन रखती थी। कभी भी उसने अपने दोस्तों से अपनी महरूमियाँ नहीं बांटी थी, मगर आज शाजिर के नाना भाभी उनको देखकर वो उस वक्त से उदास थी। हेलो प्रिंसेस, शाजर ने आकर उसका शाना हिलाया तो वो होश में आई। सामने खड़ा वो पूरी दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। पता नहीं कब नमाज ख़त्म करके वो उसके पास आ गया था। उसे अपनी सोचों में कुछ पता नहीं चला था। क्या हुआ? वो पूछ रहा था। कुछ नहीं, वो आहिस्ता से कहकर वहीं बैठ गई। वो भी बैठ गया। शाजिर, उससे पुकारा। हाँ बोलो। वो उसी की तरफ देख रहा था। तुम इतना पुरसुकून क्यों हो? लहजे के साथ सवाल भी अजीब था और वो देख भी अजीब तरीके से रही थी। टिकटिकी बांध कर मुसलसल पुरसुकून। उसे सवाल समझ में नहीं आया था शायद। हाँ, पुरसुकून मतलब तुम जानते हो। वो भी सवाल समझाने के मूड में नहीं थी। शाहजर ने एक तवील सांस ली। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। वो चुप रही, फिर आहिस्ता से बोली। मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, मुझे इतना भी इल्म नहीं कि नमाज में क्या पढ़ते हैं। वो सच बता रही थी, उसे वाकई इल्म नहीं था। क्या तुम सिर्फ इसलिए इतना खुश रहते हो कि तुम नमाज़ पढ़ते हो? वो दूसरा सवाल कर रही थी। मैं इसलिए खुश रहता हूँ क्योंकि जो अल्लाह मुझे दे मैं उस पर राज़ी हो जाता हूँ। मैं अल्लाह से शिकवा नहीं करता। वह मध्यम लहजे में कह रहा था। फातिमा ने पहली बार महसूस किया कि उसकी तरह उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी।
मैं भी पुरसकून रहना चाहती हूँ, मगर मुझे सुकून नहीं मिलता। उसकी आवाज़ भर्रा गई। शाहज़र ने मुड़कर देखा। वो अपनी आंखों में नमी छुपा रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ शाहज़र, मैंने कभी कोई नेकी नहीं की। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, सब नफ़रत करते हैं, मेरे पापा भी। वो अब रो रही थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। ज़िंदगी में पहली बार वो अपने ज़ाती एहसासात किसी को बता रही थी। शाहज़र का दिल डूब रहा था। नहीं, तुमसे कोई भी नफ़रत नहीं कर सकता, वो पूरे यकीन से तसल्ली दे रहा था। और ना ही तुम बुरी हो, वो बता रहा था। उसके रोने में तेज़ी आ गई थी। कब की छुपी महरूमियाँ और उदासियाँ पानी बनकर निकल रही थीं। मेरे पापा, उसके मुँह से सिसकियाँ निकल रही थीं। मेरे पापा नफ़रत करते हैं मुझसे, मनहूस समझते हैं वो मुझे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों से नफ़रत नहीं करते। उसने होंठ भींचकर हाथ उसके सर पर रखा। रोने से कोई मसला हल नहीं होता, चुप हो जाओ, मुझे तकलीफ़ हो रही है, वो सादगी से कह रहा था, साथ साथ उसका सर थपक रहा था। वो एक बार फिर साकत हुई थी। उठो, चलो जाके सो जाओ। एमी डिप्रेस नहीं हो जाते पागल लड़की, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी स्वीट हो। तुमसे कभी कोई नफ़रत नहीं कर सकता, वो कह रहा था। फातिमा के आंसू खुद ब खुद रुकने लगे। वो वाकई जादूगर था। बाकी रही बात पापा की, तो वो इतनी प्यारी बेटी से नफ़रत नहीं कर सकते। कोई और वजह होगी। तुम उन्हें मोहब्बत दो, देखना तुम्हें भी मोहब्बत मिलेगी। अब वो उसे हाथ पकड़कर खड़ा कर रहा था। वो किसी मामूल की तरह खड़ी हो गई। वो वैसे ही पकड़कर खैमे तक ले आया। जाओ, सो जाओ, और हाँ, अगर कभी नमाज नहीं पढ़ी तो आप शुरू कर दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। ये मेरा नहीं, अल्लाह का वादा है। उसने फिर उसका सर थपकर मुस्कुराया। अब रोना नहीं स्वीट प्रिंसेस, और ना ही उल्टा सीधा सोचना है। जाओ, सो जाओ, शाबाश। उसके जहन के सारे जाले वो अपनी नरमी से उतार चुका था। स्माइल, उसने मुस्कुराकर कहा। वो बेख्तियार मुस्कुरा दी। गुड गर्ल, चलो रेस्ट करो। वो हंसा था और फिर खुदाफिज कहकर मुड़ गया। वह चुप खड़ी देखती रही। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी उसे भी कोई इतना अच्छा लगेगा, मगर शाहज़र ने उसकी सोच बदल डाली थी। वो मुस्कुराते हुए लेट गई। ज़िंदगी में पहली बार कोई इतनी परवाह कर रहा था। वो खुश थी, बेहद खुश। क्या बात हुई तुम्हारी फातिमा से? फ़ोन पर बाबा जान पूछ रहे थे और वो चुप थे। मोहम्मद अली, हम तुमसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने फातिमा से बात की या नहीं? उनका लहजा मानी खेज था। बाबा जान, वो उनकी समझ में नहीं आ रही थी। वो कैसे कहें? वो घोट की पहुंच गई है, यही कहना चाहते हो तुम? उनका लहजा चैलेंज करने वाला था। वो साकित रह गए। बाबा जान, वो उनका लहजा भर्रा गया। कैसे बेबस हुए बैठे थे वो आज खुद चलकर हमारी हवेली आई थी मोहम्मद अली, और आई भी पता है किसके साथ थी? सिकंदर के बेटे के साथ। उन्होंने गोया बम फोड़ा, और मोहम्मद अली को लगा था जैसे किसी ने उनके हवा सल्ब कर लिए हों। मोबाइल उनके हाथ से छूट गया था। दूसरी तरफ बाबा जान हेलो हेलो कर रहे थे, मगर सोफे पर गिर गए थे। आंखों के सामने माजी की फिल्म चलने लगी थी। 25 साल पहले वो बिज़नेस की तालीम हासिल करने लाहौर गए थे। बाबा जान की 3 औलादें थी, उमर अली, जाहिदा अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ना सिर्फ छोटे थे बल्कि लाडले भी बहुत थे। ख़ानदान में उनके जैसा खूबसूरत और पढ़ा लिखा भी कोई नहीं था। इसी चीज़ ने उन्हें मगरूर के साथ साथ खुद सर भी बना डाला था। उनके ख़ानदान में बचपन में ही रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। बाबा जान ने अपने भाई की बेटी सलमा और सिकंदर से मोहम्मद अली और जाहिदा का रिश्ता तय कर रखा था। वो अभी तालीम हासिल कर रहे थे जब उनकी बहन जाहिदा रुखसत होकर सिकंदर के घर चली गई। तालीम के दौरान ही उन्हें रुदाबा पसंद आ गई। पढ़ी लिखी, खूबसूरत, खुशतवार। उन्हें ऐसा ही शरीके सफ़र चाहिए था, काबिल, जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। और वो खसूसियत रुदाबा में थी। सलमा तो चिट्टी अनपढ़ थी। उन्होंने दबे लफ्ज़ों में बाबा से अपनी पसंद का इजहार किया, मगर बाबा जान ने साफ इनकार कर दिया। वो उसूलों के पक्के थे, अपनी ज़िद पर डटे रहने वाले। वो भी उनका ही बेटा था। उन्होंने लाहौर आकर रुदाबा से कोर्ट मैरिज कर ली और हवेली वालों को हवा भी न लगने दी। 3 साल गुजर गए। उनकी एक बेटी भी पैदा हो गई, लाइबा। फिर उन्हीं दिनों हवेली में उनकी और सलमा की शादी का शोर मचा। बाबा जान ने उन्हें हवेली बुलाया। वो साथ में रुदाबा और लाइबा को भी ले गए। एक बीवी और बच्ची के साथ जब वो हवेली में दाखिल हुए तो हवेली वालों पर क़यामत टूटी थी। दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी की फ़िज़ा पैदा होगी। उनकी बहन जाहिदा और उसके बेटे शाहज़र का दाखिला सिकंदर के घर वालों ने हवेली में बंद कर दिया। जाहिदा का मैके से रिश्ता बिल्कुल टूट गया और सलमा को ताउम्र अब कंवारी उनके नाम पर बैठना था। चंद दिन खूब बहस हुई। बाबा जान ने उन्हें आग कर दिया और पोती और बहू को कबूल नहीं किया। उधर सलमा के मामले पे सिकंदर उनसे बात करने आए कि वो सलमा से अक़दसानी कर लें। इस बात पर वो भड़क उठे। लड़ाई इतनी बड़ी कि उनके हाथों पिस्तौल चल गई और गोली सीधी
सिकंदर के दिल पे जा लगी। जब उन्हें होश आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिकंदर अल्लाह को प्यारा हो गया था। उसके बाद दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई। सिकंदर के भाई उनकी जान लेने के दर पे थे। जिरगा बिठाया गया और फैसला किया गया कि खून का बदला खून। ऐसे में बाबा जान ने अपने बेटे को बचाने के लिए खून बहा में उनकी बेटी को सिकंदर के बेटे से मंसूब कर दिया। वो कुछ ना कर सके। अगर बेटी ना देते तो अपनी जान जाती। उन्होंने चुपचाप सर झुका दिया और तय पाया कि वो शाजर की तालीम मुकम्मल होने के बाद वो उनकी बेटी से निकाह करेगा। वो हार कर हवेली से निकले। फिर अपनी बेटी को देखकर रोते। फिर फातिमा पैदा हुई। जिस दिन वो पैदा हुई रुदाबा अल्लाह के पास चली गई। वो बिल्कुल अकेले हो गए। उन्हें फातिमा के वजूद से चिढ़ होने लगी। वो लाइबा को बहुत प्यार करते जबकि फातिमा आया के सहारे पली बढ़ी। फिर वक्त गुजरता गया। फातिमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब वो मेरिट पर किंग एडवर्ड गई तब उन्हें एहसास हुआ कि वो अपनी दूसरी बेटी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर गए हैं, मगर तब तक फातिमा उनसे बदजन हो चुकी थी। वो किंग एडवर्ड गई तो फिर ना लौटी और वो अल्फाज ही ढूंढते रह गए उसे मनाने के लिए। उन्हें हमेशा ही देर हो जाती थी। फिर बाबा जान का फ़ोन आ गया। एक दिन के 23 साल पहले किया गया वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने लाइबा के बहुत लाड उठाए थे। फिर बाबा जान ने भी बताया था कि शाज़ेब बहुत अच्छा लड़का है। उन्हें उम्मीद थी कि लाइबा मान जाएगी, मगर वो उन पर गई थी। मकाफात अमल हुआ था। जैसे वो अपने बाप को जवाब दे आए थे ऐसे ही उन्होंने जवाब पा लिया था। बाबा जान ने कहा कि फातिमा को मनाओ और फातिमा मानने से पहले ही शाजिर के पास थी। कैसे मिली वो शाजिर को, कब, कहाँ, वो सोच रहे थे। माजी की यादों से उनकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। वो रो रहे थे बेतहाशा। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया था। बेबसी से उन्होंने आसमान की तरफ आंखें उठाई। रुदाबा बहुत याद आ रही थी और सीने के बाएं जानिब दर्द बढ़ता जा रहा था। मैं इतना भी बुरा नहीं था या अल्लाह। फिर मेरे साथ उनकी हिचकी निकल गई। साथ ही हाथ सीने पे आ गया। हमारे तकलीफ़ के रंग सुर्ख हो गया। उन्होंने मदद के लिए किसी को बुलाना चाहा मगर उनकी आवाज़ ना निकल सकी। वो वहीं पर गिर पड़े थे, खुद से मुकम्मल बेखबर। कैंप में दाखिल होते ही उसे झटका लगा था। वाइट ओवरकोट, खुले बाल, चश्मा लगाए, गले में स्टेथोस्कोप लटकाए। वो फातिमा ही थी जो किसी बूढ़ी औरत का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। धूप किनारों से होकर उसके रुखसारों पर पड़ रही थी। वो सुर्ख हुए पड़े थे। वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उसने पहली बार उसे डॉक्टरों के हुलिये में देखा था, वरना वो तो पैंट शर्ट में ही होती थी। बाल भी आज पहली मर्तबा खुले थे और ग्लासेस भी पहली बार लगे देखे थे। हेलो डॉक्टर, मुझे भी चेकअप कराना है। मेरी बारी कब आएगी? वो शरारत से बोला तो वो चौंक कर मुड़ी। पूरे कैंप में हर कोई मसरूफ़ था। उसने देखा सुनहरी आंखों में शरारत कूट कूट कर भरी थी। सॉरी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मैं बिज़ी हूँ बहुत। उसने भी मुस्कुराहट दबाकर बेनियाजी दिखाई और दोबारा औरत पर झुक गई। वो हंस रहा था। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल प्रिंसेस। कसम से तुम डॉक्टर बनोगी तो तुम्हारे मरीज़ तुम्हें देख कर ही ठीक हो जाया करेंगे। वो शरारत से कहता कुर्सी खींचकर वहीं बैठ गया। बटरिंग मत करो, मुझे मक्खन पसंद नहीं। निकम्मे डॉक्टर हो तुम। अपने अस्पताल से भी छुट्टियां मार रहे हो और यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे। चलो जाके मरीजों को चेक करो। वो रोब झाड़ रही थी और वह हंस रहा था। रियली प्रिंसेस, तुम बहुत स्वीट हो। वो हंसते हंसते बोला। फातिमा की मुस्कुराहट गहरी होगी। उसके मुंह से प्रिंसेस सुनना बहुत अच्छा लगता था। फातिमा, फराज की आवाज़ पर दोनों मुड़े। फराज परेशान खड़ा था। क्या हुआ? फातिमा का दिल एकदम धड़का किसी अनहोनी के एहसास से। वो तुम्हारे पापा। फराज को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। क्या हुआ? फातिमा का दिल एकदम धड़का किसी अनहोनी के एहसास से। वो तुम्हारे पापा। फराज को अल्फाज नहीं मिल रहे थे। वो बेख्तियार आगे बढ़ी। एक फराज ही तो जानता था उसकी फैमिली के मुतालिक। दोनों फैमिली फ्रेंड्स थे, बचपन के दोस्त। तुम्हारे पापा को वो तुम्हें फ़ोन कर रहे थे, तुमने नहीं उठाया। वो तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। लाइबा का फ़ोन अल्फाज फराज के मुंह में थे जब उसके हलक से चीख निकली थी। अल्फाज फराज के मुंह में थे जब उसके हलक से चीख निकली थी। फातिमा, फराज और शाजर दोनों आगे बढ़े मगर वो अपने हवास बरकरार न रख सकी। वहीं लहराकर फराज के बाजुओं में गिर गई। अस्पताल के कॉरिडोर में मौत का सकूत तारी था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से लाइबा, फातिमा और फराज चुपके खड़े थे। दोनों बहनों की आंखें रो रो कर सूजी पड़ी थी और फराज चुप कराने की कोशिश में निढाल हो चुका था। कॉरिडोर में 5 अफराद और भी थे। वो क्यों वहाँ खड़े थे, इन तीनों ने नहीं पूछा। उन 5 में शाजर, उसके बाबा जान, एक खातून, एक बाबा जान के हम उम्र बुजुर्ग और एक पापा के ही हम उम्र आदमी थे। बाबा जान निढाल कुर्सी पर गिरे हुए थे और वो दूसरा बुजुर्ग उनके करीब बैठा उन्हें हौसला दे रहा था। शाजर बेचैनी से ठहरा था और वो खातून और आदमी बाबा जान के पास खड़े थे। तभी दरवाज़ा खुला और बाहर आया। वो सब खड़े हो गए। फातिमा कौन है?
मैं हूँ फ़ातिमा, वो तेज़ी से बोली। सब्र करो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। डॉक्टर ने उसके सर पर हाथ रखा और मुड़ के फ़ातिमा वहीं बैठती चली गई। उसके हलक से दबी दबी चीखें निकल रही थीं। वो सब बौखलाकर उसके पास आ गए। होश करो फ़ातिमा, शाज़र ने उसे उठाया मगर वो नहीं उठ रही थी। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ, मेरा बेटा। बाबा जान की आवाज़ पर वो सब चौंके। फ़ातिमा फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी, शाज़र के नाना को, जो उसके पापा को अपना बेटा कह रहे थे। कॉरिडोर में एक बार फिर सकूत था। सिर्फ बाबा जान बोल रहे थे और वो सबको बता रहे थे कि जबकि वो दोनों बहनें यूं खड़ी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो उधेड़ उम्र औरत उनकी फूफो जाहिदा थी, शाज़र की माँ। वो शख्स पापा का भाई उमर अली था और दूसरे बुजुर्ग शाज़र के दादा और बाबा जान के भाई आगा थे, जिन्हें शाज़र आगा जान कहता था। बाबा जान ने सब कुछ बता दिया, शुरू से लेकर खून बहा तक। वो दास्तान मुकम्मल कर चुके थे मगर मोहम्मद अली गलत समझा। उसे लगा शाज़र अपने बाप के कत्ल का बदला उनकी बेटी से लेगा शादी के बाद, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आगा ने उसे माफ़ कर दिया था। जाहिदा पूरी शान से अपनी भतीजी को बहू बनाकर लाना चाहती थी, लेकिन मोहम्मद अली लाइल्म था। वो रो रहे थे। शाहजहां ने फातिमा को देखा, वो उसे ही देख रही थी। वो बेख्तियार नज़र चुरा गया। दूसरे ही लम्हे वो खड़ी हुई थी और ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। वो बेख्तियार झटके से पीछे हुआ। सब साकत हो गए। किसी को फातिमा से इतनी शदीद रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं थी। वो खुद भी गाल पर हाथ रखे शशदर सा फातिमा को देख रहा था। यू चीटर, यू स्टूपिड, यू नॉनसेंस, तुमने मुझे धोखा दिया। मुझसे अजनबी मिलकर मिले, जानबूझ के मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। और मेरे पापा को वो उसका गिरेबान पकड़ी खड़ी हाँप रही थी। अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो। गुस्से की शिद्दत से उसका पूरा वजूद कांप रहा था। फराज ने झटके से उसे पीछे खींचा। होश में आओ, फराज ने उसे झंझोड़ा। नहीं फराज, इन सब ने मेरे पापा को। वो कहते कहते फिर रो पड़ी। लाइबा भी रो पड़ी। फराज ने फिर दोनों को साथ लगा के तसल्ली दी। उधर बाबा जान, आगा जान और जाहिदा पुप्पो रो रहे थे। अलबत्ता शाजिद चुप खड़ा था। तभी डॉक्टर फिर बाहर आया। मुबारक हो आपको, पेशेंट की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने आके नई रूह फूंकी थी। वो सब खुशी के मारे चीख उठे थे। अस्पताल के कमरा नंबर 59 में मौजूद सब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। फातिमा और लाइबा दोनों पापा के दाएं बाएं बैठी थी। बाबा जान, आगा जान, जाहिदा फूफो, उमर ताया सब हंस रहे थे। गलत फहमियाँ दूर हो चुकी थी। फातिमा को भी पता चल गया था कि शाज़र और उसके घर वालों का ज़र्फ कितना बड़ा था, जो सिकंदर अंकल की मौत को भुलाकर पापा को माफ़ कर चुके थे। और पापा वो खुश थे, बेहद खुश। जिस सुकून की उसे तलाश थी वो अब फातिमा को अपने अंदर तक उतरता महसूस हो रहा था। बस तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओ मोहम्मद अली, ताकि मैं अपनी फातिमा को अपने घर ले जाऊं। जाहिदा पुप्पो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रही थी। उसने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। पापा अकेले हो जाएंगे, लाइबा की भी शादी हो जाएगी, मेरी भी, उसने सोचा। फिर एकदम एक ख्याल आया। जी पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम अपनी नई मम्मा को घर ले आएं। फातिमा ने उनका हाथ पकड़कर धमाका किया। सब चौंक उठे। नई मम्मा? जी नई मम्मा मतलब सलमा आंटी। बस बहुत अकेले रह लिए आप दोनों, उसने मजबूत लहजे में कहा। एक लम्हे के लिए सब हैरान हुए। फिर बाबा जान ने उठकर उसे गले लगा लिया। फिर सब फिर से मुस्कुरा दिए। हाँ हाँ ज़रूर, जाहिदा फूफो जोर से बोली। पापा शर्मिंदगी से आंखें झुका गए। मैं उसके लायक नहीं, उन्होंने आहिस्ता से कहा, मगर आगा जान ने हाथ उनके मुंह पर रख दिया। हमेशा तुम्हें दामाद के रूप में देखा और तुम ही दामाद बनोगे, वो बोले तो सब ने सर हिलाया। फातिमा ने इधर उधर देखा, वो वहाँ नहीं था। वो उठकर बाहर आ गई। वो वहीं था, कॉरिडोर में। नाराज़ होना, वो पास जाकर बोली। शाहजहां ने देखा तक नहीं और मुंह फेर लिया। आई एम सॉरी, उसने आहिस्ता से कहा, मगर वो नहीं मुड़ा। शाहजहां प्लीज़ प्लीज़, वो बोली, लेकिन मुकाबले पर कोई असर नहीं हुआ। मैं चीटर नहीं हूँ। जब तुमसे मिला तो तुम मुझे अच्छी लगी। मेरे फरिश्तों को भी खबर ना थी कि तुम मेरी कज़न हो। मैं अपनी पूरी रजामंदी के साथ तुम्हारी तरफ बढ़ा, मगर फिर जब तुम बाबा जान से मिली तब मुझे बाबा जान ने बताया। मैं और भी खुश हो गया कि तुम ही मेरी ज़िंदगी में आओगी। मैं तुम्हें बताना चाहता था मगर वक्त ना मिला और तुमने। वो बोलते बोलते रुक गया। आंसू फातिमा के गालों पर थे। मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ। उसने कहना चाहा। शाहजहां ने हाथ उठाकर रोक दिया। जैसी भी हो, मेरी हो, मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। रोना बंद करो एंड स्माइल। उसकी नरमी लौट आई थी। वो रोते रोते हंस पड़ी। वो भी हंस दिया। इसके साथ यहाँ खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक नए नावल के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।